अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल सॉल्व की थी। आज हमने उसी टॉपिक का एक थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम प्रूव दैट न्यूटन रैप्सन मेथड इज क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड और इज अ सेकंड ऑर्डर मेथड। यानी हमारे पास जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर, पावर जो होती है पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड है या फिर वो सेकेंड ऑर्डर मेथड है। इस थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है कि न्यूटन रैप्सन मेथड में हर जो नेक्स्ट आइट्रेशन होती है उसमें पिछली आइट्रेशन पे जो एरर आता है उस एरर का स्क्वायर नेक्स्ट जो हमारे पास आइट्रेशन होती है उसमें आता है, उसके इक्वल आता है। जैसे हमारे पास एरर फॉर एग्जांपल बहुत ही छोटा 0.5 हो जाता है, तो जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो अगली आइट्रेशन में उसका स्क्वायर जो एरर बनता है, यानी 0.5 का और भी छोटा जो पॉइंट्स में हमारे पास नंबर होता है तो उनका स्क्वायर लेने से नंबर्स और भी छोटे हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास एक आइट्रेशन में कुछ 0 पॉइंट समथिंग एरर है तो नेक्स्ट आइट्रेशन में उसका स्क्वायर जो होगा उसके प्रोपोर्शन हमारे पास एरर होगा, यानी वो एरर उससे भी छोटा हो जाएगा, उससे काफ़ी छोटा हो जाएगा, उसके स्क्वायर के जितना हो जाएगा। प्रूव दैट न्यूटन रैप्सन मेथड इज क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट। उसके लिए हम न्यूटन रैप्सन फार्मूला कंसीडर करेंगे, वो है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइड बाय एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्सन। यानी हमने डेरिवेटिव वाली फॉर्म में ये जो हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला था वो हमने लिख लिया। लेट द एग्जैक्ट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो भी नॉन लीनियर इक्वेशन होती है जिसका हमने न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, उसको हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में लिखते हैं। बी एक्स इज इक्वल टू ए एग्जैक्ट रूट। अब वो कह रहे हैं इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ए है and the approximation to a yield xn minus a is equal to एरर en आ जाता है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो a है और जो अप्रॉक्सीमेशन है वो xn+1 xn+2 ये इसके अप्रॉक्सीमेट आंसर है, न्यूमेरिकल आंसर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे a अगर 4 है, पहली आइट्रेशन में हमने उसका आंसर निकाला न्यूमेरिकल मेथड से तो 3.5 आ गया, उससे नेक्स्ट में हमारे पास 3.7 आ गया। अब जो एरर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट या अप्रॉक्सीमेट माइनस एग्जैक्ट को कर लेता है। अब जो फर्स्ट टर्म में हमारे पास यानी xn माइनस ए जो होगा वो हमारे पास en हो जाएगा और xn+a हम देखेंगे कि एग्जैक्ट आंसर से कितना डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है xn माइनस ए, नेगेटिव 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। xn+1 वाली जो हमारे पास आइट्रेशन है उसमें से हमारे पास 0.3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी जो हमारे पास एरर है वो नेक्स्ट टर्म में कम हो जाता है। तो xn माइनस ए हमारे पास एक एरर आ गया। अगर हम xn वाली आइट्रेशन पे एरर देखें तो वो एरर हम कंसिडर कर लेते हैं वो en है, xn माइनस ए en, यानी हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे xn माइनस ए करते हैं तो en जो है वो हमारे पास 0.5 है। नेक्स्ट है xn+1 माइनस ए इज इक्वल टू en+1, तो हमारे पास आ जाएगा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0.this। तो जो एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एरर के, या अप्रॉक्सीमेट माइनस एग्जैक्ट दोनों का जो आंसर को अगर हम डिफरेंस करें तो हमारे पास एरर निकल आता है। तो पहले जो xn टर्म से एरर है वो en है और xn+1 टर्म मतलब आइट्रेशन से जो हमारे पास एरर आया है वो en+1 आया। फ्रॉम रिलेशंस 1 and 2, अब ये हमारे पास रिलेशन था 1 और नेक्स्ट हमारे पास ये जो रिलेशन आए थे ये 2। फ्रॉम रिलेशन 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाता है, en+1 इज इक्वल टू en माइनस एफ ऑफ ए प्लस en डिवाइड बाय एफ डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस en। यानी हमने क्या कर देना, इस वाले 1 और ये जो हमारे पास सेकंड जो रिलेशंस है उनकी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ए को उधर ले जाए तो हमारे पास xn की वैल्यू आ जाएगी और इधर से माइनस ए को उधर जाके प्लस कर दे तो xn+1 की आ जाएगी, यानी xn+1 है हमारे पास a प्लस en+1, xn माइनस ए जो है वो है en, यू बन जाएगा a प्लस en जो होगा वो xn के इक्वल हो जाएगा। तो xn+1 की जगह हम पुट कर देंगे a प्लस en+1 और xn की जगह हम पुट कर देंगे a प्लस en और यहाँ पर भी हम उनकी वैल्यू a प्लस en और a प्लस en पुट कर देंगे। यहाँ पर भी प्लस a और यहाँ पर भी प्लस है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा en+1 और इस साइड पर en रह जाएगा और इसमें जो हम xn और xn की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास टेलर एक्सपेंशन ओपन हो सकते हैं। टेलर एक्सपेंशन हमारे पास होती है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एफ एट ए प्लस अप टू सो ऑन। यानी हमारे पास ये फॉर्म जो होती है वो टेलर
की फॉर्म होती है। ये हम इस पर जो न्यूमरेटर है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास ए ही है और ई एन को हम लेट कर लेंगे एच और इसी में हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह आप ई एन आ जाएगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस ई एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एफ, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आएगा। इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर पे अप्लाई करना। अब ऊपर जो था वो सिंपल फंक्शन था और नीचे डिनोमिनेटर था। इस पर भी टेलर थ्योरम अप्लाई होगा, लेकिन अब हम ऊपर फंक्शन से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पे जा रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डेरिवेटिव है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव थर्ड, यानी एक डेरिवेटिव हम पिछले मतलब हम आगे स्टेप से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंपल फंक्शन था और यहाँ डेरिवेटिव वाला फंक्शन था। जहाँ हमने सेकंड स्टेप में डेरिवेटिव लिया था वो फर्स्ट में चला जाएगा। अब सेकंड में हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, थर्ड में हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। बाकी सारा फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, यानी फर्स्ट फंक्शन की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह सेकंड डेरिवेटिव की जगह थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमने जो इक्वेशन ली थी वहाँ ली थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर दो, राइट हैंड साइड पे तो सिर्फ 0 है, वो 0 ही रहेगा। तो अगर हम एफ की जगह एक्स की जगह ए भी पुट कर दें तो एफ ऑफ ए इक्वल टू भी 0 ही होगा, यानी एफ ऑफ एक्स अगर 0 है तो एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दें, राइट हैंड साइड हमारे पास 0 ही रहेगा। एंड ए एन इज़ वेरी स्मॉल, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा इस फॉर्म में। ये फॉर्म कैसे बनेगी, एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है, ये ख़त्म हो गई। ऊपर हमारे पास 2 टर्म्स रह गई, दिस एंड दिस, और नीचे भी हमने क्या करना है, स्क्वायर वाली टर्म जो है वो खत्म करनी है। हमने 2 टर्म्स लेनी है, थर्ड वाली टर्म क्योंकि ई एन जो है वो बहुत ही स्मॉल नंबर है, एरर है, 0 पॉइंट समथिंग है। जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो नंबर और भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यहाँ हम 2 टर्म्स, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है ना, यहाँ से हम 2 टर्म्स ले लेंगे, नीचे वाले भी हम 2 टर्म्स ले लेंगे। स्क्वायर वाली टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि आगे वाली जो टर्म्स है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ई एन बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में उसका क्यूब होता है वो और छोटा हो जाएगा, तो हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। ऊपर से भी 2 टर्म्स आ जाएंगे, ये 0 होने के बाद खत्म होने के बाद ये दोनों टर्म्स बच गई है, और यहाँ से हमने 2 टर्म्स ले ली। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इस एफ ऑफ ए खत्म होने के बाद इन दोनों में जो कॉमन निकलता है वो ई एन भी निकल सकता है, ई एन निकलेगा कॉमन, और हमने एफ डेरिवेटिव ऑफ ए कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाला, यहाँ से तो सब कुछ कॉमन चला गया तो 1 रह गया, यहाँ से एक ई एन कॉमन चला गया तो एक ई एन रह जाएगा, बाकी 2 वैसे ही आएगा। 2 फैक्टोरियल भी 2 के इक्वल होता है। एफ यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया था, मल्टीप्लाई वाला कॉमन निकाल लिया था, डिवाइड वाला हमारे पास ये डिवीजन में रह जाएगा। नीचे से हमारे पास अगर ये दोनों टर्म्स हैं तो इसमें एफ डेरिवेटिव कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास इस जगह 1 रह जाएगा, और यहाँ पर ई एन रह जाएगा, एफ सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। क्योंकि इस टर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया था, मल्टीप्लाई वाला बाहर कॉमन आ गया और डिवाइड वाला हमारे पास एज इट इज़ रह गया। अब यहाँ पर भी एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए है, नीचे भी हमारे पास एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास ये दोनों टर्म्स रह जाएंगी। अब इस टर्म को ऊपर आके 1 प्लस ई एन एफ डबल डेरिवेटिव और डिवाइड बाई एफ सिंगल डेरिवेटिव, उसकी पावर आ जाएगी -1। इस तरह से 1 प्लस एक्स, अब ये 1 है, ये प्लस है, ये एक्स है, और -1 आ जाएंगे। -1 को जब हम बायनॉमियल एक्सपेंशन से खोलते हैं तो उसकी टर्म्स हमारे पास 1 प्लस एन एक्स प्लस इस तरह से n इंटू एन -1 वाली फॉर्म में, तो हमें 2 टर्म्स की ज़रूरत है, तो हम फर्स्ट टर्म 1 आ जाती है, -x आ जाती है। इस इन्वर्स जब हम उसको बायनॉमियल एक्सपेंशन से खोलते हैं तो सिर्फ हम यही ले लेंगे। इन्वर्स को जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, और -1 को खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हायर वाली टर्म्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो ये 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा। n क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो -1 है तो इसलिए -x के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, और हमने स्क्वायर ई एन स्क्वायर वाले टर्म्स को से लेके उसकी हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर देना है। हम सिर्फ ई एन वाली टर्म्स तक ही लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ई एन एज इट इज़, ये बाहर जो प्रोडक्ट वाला वो एज इट इज़, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। ई एन जो 2 बाय सेकेंड डेरिवेटिव डिवाइड फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये जो सेकंड जो हमारे पास फैक्टर था उसका सेकंड टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम वापस क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वापस वही आंसर आ जाएगा। इस ई एन वाले को इस ई एन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एन स्क्वायर बन जाएगा, और वो टर्म्स हमने निगलेक्ट कर देंगे, हमने स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं लेनी। अब इसके बाद
अगर आप देखो तो ये ई एन आपके पास ये वन सेम चीज़ है, इसको अगर ले लो आप एक्स, तो ये आपके पास क्या है 1/2 एक्स माइनस एक्स। यहाँ से अगर आप देखो तो ये सेम चीज़ है, ये वाली चीज़ और ये वाली, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम x में से 1/2 एक्स माइनस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर सेम है तो उसके साथ, या आप इसको इस फॉर्म में देख लो कि आप इसमें ई एन एफ डबल डेरिवेटिव को डिवाइड बाय एफ डेरिवेटिव को इस टर्म में से भी और इस टर्म में से भी कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास अंदर बचेगा क्या ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 किसके इक्वल होता है -1/2, तो यहाँ पर एक कंबाइन होके -1/2 बन जाएगा। -1/2 ई एन एफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिवाइड बाय ई एन डिवाइड बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको हमने प्रोडक्ट को ओपन कर दिया, इस वाले प्रोडक्ट को ओपन कर दिया, ई एन 1 से मल्टीप्लाई होकर ई एन रह जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के साथ ई एन आएगा, ये एक प्लस के साथ ई एन बाहर ऑलरेडी मौजूद था, वो प्लस ई एन और माइनस ई एन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस वाला अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये ई एन स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिवाइड बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हम ई एन स्क्वायर जो है ई एन स्क्वायर है उसको बाहर ले लेंगे और बाकी सब चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो किसी पॉइंट पर है, यानी एफ डेरिवेटिव ऑफ x2 होगा, वो तो हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। जब उसमें कोई पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है, तो यहाँ पर एक नंबर आंसर आ जाता है, तो यहाँ भी फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होगा या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि ये एक पॉइंट पर है तो ये कांस्टेंट होंगे, और 1/2 भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये पूरा भी एक कांस्टेंट बन जाएगा। जब हमने इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करना होता है तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, और ये कांस्टेंट हमारे पास ये k बन जाएगा, k इज इक्वल टू 1/2 एफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिवाइड बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। तो हम क्या करेंगे, इस k को स्किप करके इस इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज कर सकते हैं, और यही रूल होता है प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी में जो रिलेशन होता है वो इसी तरह होता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो होता है जो हमारे पास सैम्पल होता है वो k में, जो k इक्वल टू और k से रिप्लेस होता है। जब इक्वल टू और k को हम रिप्लेस करते हैं तो वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन आ जाता है, तो हमने इक्वल टू और k की जगह ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा लिया है। रिलेशन 3 सिग्निफाइज दैट ईच एरर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस एरर। ये जो रिलेशन 3 है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास en+1 यानी जो xn+1 यानी सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल xn हमारे पास कोई आइट्रेशन है, फर्स्ट आइट्रेशन है फॉर एग्जाम्पल, और en फर्स्ट आइट्रेशन है, xn फर्स्ट आइट्रेशन है और xn+1 सेकेंड आइट्रेशन है। तो जो सेकेंड आइट्रेशन का एरर है वो फर्स्ट आइट्रेशन के एरर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में एरर जो बनता था वो 0.5 था, तो जो सेकेंड जो आपके पास आइट्रेशन में एरर बनेगा वो उस 0.5 का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आपके पास 0.5 है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 0.00 यानी उससे छोटा हो जाएगा, तो उसी के प्रोपोर्शन, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसके इक्वल आ जाएगा। अब 0.0 समथिंग से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर भी छोटा, 0 से छोटे नंबर से जब नंबर मल्टीप्लाई होता है नंबर तो वो भी छोटा हो जाता है। तो यानी अगर यहाँ पे हम पुट भी कर दें इस कांस्टेंट को तब भी आपके पास en जो होता है नेक्स्ट आइट्रेशन का एरर जो होता है वो पिछली आइट्रेशन के एरर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी वो छोटा हो जाता है। showing that there by that Newton-Raphson method is quadratically convergent method और second order process, इसलिए इसको कहते हैं quadratically convergent या second order, क्योंकि जो एरर है उसका सेकेंड ऑर्डर यानी पावर 2 या फिर क्वाड्रेटिक पावर के साथ कन्वर्ज कर रहा है। वो कन्वर्ज का मतलब है वो क्लोज हो रहा है एग्जैक्ट आंसर से। अब नेक्स्ट रिमार्क्स, न्यूटन-रैप्सन मेथड इज क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट आइटरेटिव मेथड। जो न्यूटन-रैप्सन मेथड है वो बहुत ही तेज़ी से कन्वर्ज करता है, यानी एग्जैक्ट आंसर से बहुत तेज़ी से वो क्लोज होता है, जल्दी जल्दी आपको बेटर आंसर देता है और आपके पास आंसर्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, यानी आपके पास एग्जैक्ट आंसर ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। द इवेल्यूएशन ऑफ द डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव ऑफ एट एक्स एंड एट ईच स्टेप मेक द मेथड अनपॉपुलर कंप्यूटेशनली, यानी हमारे पास न्यूटन-रैप्सन मेथड आंसर तो तेजी से दे देता है, लेकिन हमारे पास जो होता है उसमें हर स्टेप में आपको एक डेरिवेटिव उस पॉइंट पर कंप्यूट करना पड़ता है। अगर हम उसको कंप्यूटेशनली करें, कंप्यूटर में करें, तो वो डेरिवेटिव क्योंकि एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है तो उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए ये कंप्यूटेशनली ये आंसर तो जल्दी दे देता है। आइटरेटिव मेथड तो ये इसका एडवांटेज है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, ये जो सेकंड पॉइंट है उसका डिसएडवांटेज है कि क्योंकि हमें हर स्टेप में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए जो हमारे पास ये न्यूटन-रैप्सन मेथड है ये इतना पॉपुलर नहीं है कंप्यूटेशनली।
थर्ड इसका एक और डिसएडवांटेज दिया हुआ है। पहला उसका एडवांटेज था, दूसरा डिसएडवांटेज है, तीसरा भी इसमें डिसएडवांटेज ही बताया हुआ है कि इफ़ द रूट इज नियर टू द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट द न्यूटन-रैप्सन मेथड फेल। यानी हमारे पास एक पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन का रेंज उसकी फॉर एग्जांपल यहीं तक आ रही है। अगर आपकी जो रूट है ये एग्जैक्ट आंसर उस रेंज के स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट के क्लोज है, तब न्यूटन-रैप्सन मेथड फेल हो जाता है, वो आंसर नहीं देता सही। फोर्थ है, इफ़ टू और मोर रूट्स आर नियरली इक्वल द मेथड इज नॉट फास्टली कन्वर्जेंट। अब हमारे पास जैसे स्क्वायर वाली, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम एक जो रूट है वो एक निकले, क्योंकि हम पढ़ी ये नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए पढ़े। तो नॉन लीनियर इक्वेशन मतलब x की पावर 1 से ज़्यादा ही होगी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम जो कॉस साइन टैन वाले फंक्शन नहीं पढ़े, हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले फंक्शन पढ़े, तो वहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक्स स्क्वायर में हमारे पास 2 आंसर आएंगे, एक्स क्यूब में 3 आंसर आएंगे, एक्स 4 होगा तो पावर 4 होगी तो हमारे पास 4 आंसर्स आएंगे। तो वो यही कह रहे हैं अगर वो 2 या 3 या 4 में से कोई भी 2 या उनसे ज़्यादा रूट्स जो हैं वो नियरली इक्वल होते हैं, आपस में एक जैसे ही आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कभी कभी आ जाता है एक्स, अगर 3 रूट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब वाला हम सॉल्व कर रहे हैं कोई इक्वेशन और हमारे पास 2 आंसर आ जाते हैं 1.1, 1.2 और एक आ जाता है 5, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो सेम ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसे जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये इतनी जल्दी फास्टली हमें आंसर्स नहीं देता। If f is a number p and a is constant which is not equal to 0 such that limit n approaches alpha e n plus 1 modulus divided by e p to n modulus is c, then p is called the order of convergence of the sequence and c is called the asymptotic error constant। यानी हमारे पास पिछले एरर नेक्स्ट एरर और पिछले एरर की जो रेशियो है उसमें जो आंसर है वो कांस्टेंट आ जाए। अगर लिमिट अप्रोच करी हो अल्फा को, किसी नंबर अल्फा को, तो जो हमारे पास ये जो p होता है वो हमारे पास कहलाता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। यानी हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना p किस नंबर पे आएगा। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मतलब क्या, किस, जैसे हमने वहाँ पे स्क्वायर पढ़ा था, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या था, कन्वर्जिंग और सेकंड ऑर्डर मेथड था ना, तो न्यूटन-रैप्सन मेथड में तो ये p जो होता है वो हमारे पास ऑर्डर कहलाता है कन्वर्जेंस का। जैसे यहाँ न्यूटन-रैप्सन मेथड हमारे पास ऑर्डर 2 है, तो ये p जो होता है वो ऑर्डर को शो कर रहा होता है, और जो c हमारे पास होता है वो हमें कहलाता है आइसोम्टोटिक एरर कांस्टेंट कहलाता है, इसकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड है सेकंड मेथड। वन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड इज द नीड टू इवेल्युएट द derivative of x at each stage which is sometimes difficult when the function is complicated one। अब जैसे हमने एक डिसएडवांटेज पहले ही पढ़ा था कि न्यूटन-रैप्सन मेथड का, अभी हमने रिमार्क्स नहीं पढ़ा है कि उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हमें हर स्टेप पे एरर कैलकुलेट करना पड़ता है, और अगर हमारे पास डेरिवेटिव जो फंक्शन है वो मुश्किल फंक्शन है, डिफ़िकल्ट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है जो मेथड है न्यूटन-रैप्सन मेथड। वन वे टू अवॉइड दिस इज रिप्लेस एफ डेरिवेटिव एट एक्स एन बाय ग्रेडियंट ऑफ अ सेकंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन एंड एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। द ग्रेडियंट ऑफ द सेकंड इज, ये हमारे पास गिवन है। वो कह रहे हैं कि हम डेरिवेटिव को अगर रिप्लेस कर दें ग्रेडियंट ऑफ अ सेकंड लाइन से, जब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही पढ़ते हैं सेकेंड ईयर की बुक्स में, तो हमारे पास इस फॉर्म में दी होती है कि एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स। इस फॉर्म में हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी होती है, तो हमने जो डेरिवेटिव न्यूटन-रैप्सन मेथड के फॉर्मूला में है उसको इस डेफिनेशन से रिप्लेस कर देना है। यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास, अब ये एक्स प्लस एच को आप समझ लो एफ ऑफ एक्स एन, यानी बड़ा, ये ज़्यादा बड़ा पॉइंट पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली है, ये स्मॉलर पॉइंट पे, तो हम एफ ऑफ एक्स एन ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, और एक्स एन माइनस वन जो है वो पिछला वाला स्टेप। ये जैसे ये एक्स में कुछ ऐड हुआ है तो ये नेक्स्ट स्टेप बन गया, ये से प्रीवियस स्टेप बन गया, तो एफ ऑफ एक्स एन जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है और एन माइनस वन उससे प्रीवियस स्टेप है। एक्स एंड एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइड बाई एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूटन-रैप्सन मेथड में हमारे पास डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है उसको हम इस के इक्वली से रिप्लेस कर देंगे। यानी हमारे पास न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन, यानी इसको हम डेरिवेटिव को अब रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से। अब ये हमारे पास आ जाएगा
ये सेकंड स्टेप बन जाएगा और ये एक्स एन डिवाइड बाई एक्स एन माइनस वन ये थर्ड स्टेप आ जाएगा। और थर्ड स्टेप ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, तो हम जो थर्ड स्टेप को ऊपर आके मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ऑफ एक्स एन के साथ, क्योंकि जो सी वाला स्टेप होता है अगर 3 स्टेप में डिवीजन है तो थर्ड वाला जो स्टेप है वो फर्स्ट वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमने इस एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन को हमने इधर पुट कर दिया। करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ मिसिंग होती है डिनोमिनेटर में से एलसीएम में से, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ डेरिवेटिव नहीं आएगा, या एक्स एन आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन आएगा। इसको डेरिवेटिव का रिमूव कर लें। इसको डेरिवेटिव को यहाँ पे अब आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। अब ये आपके पास एलसीएम आ गया। नीचे एलसीएम में से जो चीज़ मिसिंग होती है ऊपर जाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 1 है तो कुछ भी सारा एलसीएम मिसिंग है, उस पूरे एलसीएम को ऊपर जाके एक्स एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पूरा एलसीएम है तो आंसर 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम जब एक्स एन से मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे, एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ये माइनस का साइन आ गया। एफ ऑफ एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस माइनस प्लस एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन, ये मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। अब 2 टर्म्स इसमें से कैंसिल आउट हो सकती हैं। ये आपके पास है एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन, ये है, और ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। ये जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख लेंगे, एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। दिस रिलेशन, ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, इसको हम कहते हैं सेकेंड फॉर्मूला। The two estimates x naught x1 for the exact x are required to start the method, but we do not demand that f of x naught f of x1 less than 0 with the rule of false position discussed later। यानी जो हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड था वो हमें एक ही रूट दी होती थी नियर, उसी से हम उसको फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते। लेकिन जब हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था वहाँ हमें 2 रूट्स की ज़रूरत थी। हम x नॉट और x1 लेके फिर x2 निकालते थे। इस तरह से x1 या x2 लेके फिर x3 निकालते थे। इस तरह से हमारे पास 2 रूट्स होती थी, तो हम उसके दरमियान को एक रूट फाइंड आउट करते थे। इसमें भी हमें जो सेकेंड मेथड है उसमें भी हमें 2 रूट्स ही चाहिए, यानी x नॉट, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है यहाँ एक्स एन माइनस वन है, एक्स एन है, 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है हमें, तभी ये मेथड जो है वो वर्क कर सकता है। लेकिन जब बाइसेक्शन मेथड हम करते थे वहाँ हम चेक करते थे एक पॉइंट पर फंक्शन का आंसर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव होता था, वही हम पॉइंट लेते थे। लेकिन यहाँ पर वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक या नेगेटिव हो तब भी ये फ़र्क करेगा। हमें पॉइंट्स तो चाहिए लेकिन उनका एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यूज़ द सेकेंड मेथड टू फाइंड करेक्ट टू 4 डेसिमल। 4 डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद 4 जो पॉइंट्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएं या वो करेक्ट आंसर के, अगर करेक्ट आंसर हमारे पास गिवन है या हमारे पास फंक्शन ऐसा जिससे हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर निकाल के देख लें और उससे 4 पॉइंट्स मैच हो जाएं, या फिर आपके पास कोई आंसर दिया हो या फिर आपके पास 4 जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए पॉइंट के बाद नंबर्स डिजिट्स, तो तब भी आपके पास वो 4 डेसिमल तक एग्जैक्ट होता है। फंक्शन हमारे पास गिवन है, फॉर्मूला हमारे पास सेकेंड मेथड का यही दिया हुआ है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये फॉर्मूला हमारे पास सेकेंड मेथड का फॉर्मूला है। 2 पॉइंट्स उन्होंने खुद दिए हुए, स्मॉलर वाले को हम क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसको एक्स नॉट कह देंगे और इसको कह देंगे ये एक्स वन है। ये एक्स नॉट, ये जो 0 लिखा होता है उसको एक्स नॉट पढ़ते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 और एक्स एन जो है वो हम एक्स वन जो है वो हमारे पास 0.6 के इक्वल है, यहाँ पे इक्वल आएगा। ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब n इक्वल टू 1 पे हमारे पास, क्योंकि 2 रूट्स ऑलरेडी हमारे पास है, 0 वाला भी है और 1 वाला भी है, हमने कहाँ से लेना है, नेक्स्ट रूट जो निकलेगी वो 2 निकलेगी। 0 1 ऑलरेडी हमारे पास है तो हमने 2 निकालनी है, तो 2 के लिए हमें n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 0 एफ ऑफ एक्स 1 माइनस ये 1 आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट 0 एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब हमारे पास एक्स नॉट और एक्स वन तो है लेकिन एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स एन नहीं है, तो हम पहले इसको फंक्शन वाली फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास फंक्शन वाली फॉर्म होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर एक साइड पर 0 होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इस साइन ऑफ एक्स को तो जाके माइनस कर सकते हो या इसको इधर ले जाकर, यानी एक साइड पे हमने 0 ही रखना है। तो ये सारा
जो आपके पास 5x उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 जो उधर जाके प्लस हो जाएगा और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो f(x) हमारे पास बन गया sin x माइनस 5x प्लस 2। अब आपने इसी फंक्शन को x0 पर फाइंड आउट करना है और x1 पर फाइंड आउट करना है, दोनों पर x0 और x1 पर फाइंड आउट करना है। x0 0.4 है, इस फंक्शन में हम 0.4 पुट करके वैल्यू निकालेंगे। जो है x1 जो है वो 0.6 है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब इस सारी x0 भी आपके पास x1 गिवन है, f(x1) और f(x0) निकाल लिया हमने। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट करनी है और हमारे पास x2 आ जाएगा। x2 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसी को फंक्शन में पुट करके f(x2) फाइंड आउट कर लेंगे। f(x2) फाइंड आउट करने से हमारे पास आंसर, यानी इस फंक्शन में हमने x की जगह x2 यानी 0.494 पुट कर दिया। ये पुट करने से हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट xn की जगह हम 2 पुट करेंगे। 2 पुट करने से हमारे पास x3 इज इक्वल टू x1 f(x2) माइनस x2 f(x1) डिवाइड बाय f(x2) माइनस f(x1) आ जाएगा, यानी 0 1 की बजाय वो 1 और 2 में आपके पास फंक्शन आएगा। आपके पास x1 भी है, f(x1) भी है, x2 भी है और f(x2) भी है, वो आपने फिर उसमें पुट करना है। पुट करने से आपके पास x3 का आंसर आ जाएगा। फिर आपने x3 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसी तरह आपने n इज इक्वल टू 3 पर, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 आएगा। n इज इक्वल टू 3 पर भी आपने ये स्टेप जो है वो फिर रिपीट करना है। n इज इक्वल टू 3 से आपके पास क्या आ जाएगा, जो फंक्शन है वो x2 और x1 और x2 में चेंज हो जाएगा। x3 अगर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब जब हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन 3 और 2 में चेंज हो जाएगा। जहाँ आपके पास यहाँ 0 और 1 है, वहाँ पे आपके पास 0 है, वहाँ पे 2 आ जाएगा। जहाँ 1 है वहाँ आपके पास 3 आ जाएगा। इस तरह से फिर आपने वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है और आपके पास x का आंसर आ जाएगा। अगर आप देखो x3 में और x4 में जो आंसर होता है वो आपके पास x की वैल्यू होती है, f(x) आपके पास आंसर नहीं होता। हमने जो रूट निकालनी होती है, रूट जो होती है वो हमारे पास x होती है। तो जो आपके पास आंसर है, जो x का आंसर है वही आपके पास आंसर होगा। f(x) का आंसर आपने नहीं चेक देखना, आपने x को देखना है, जो x की वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखो x1 पहले आपके पास था, x0 0.4 था, x1 0.6, यानी इन दोनों के बीच में हमारे पास रूट थी। तो पहली बार जब आपने किया x2 तो आपके पास 0.494 आ गया। फिर नेक्स्ट x3 में 0.49, यानी आपके पास डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज रिपीट हो गई हैं, यानी आपके पास 2 डेसिमल तक रिपीट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट थर्ड में आपके पास आ गया 0.95। अब आपके पास 2 में भी आपके पास 4 था, यहाँ 5 था, लेकिन क्लोज आ गए थे। अब जब आपने उससे नेक्स्ट किया तो 0.94950, जो आपके पास पिछला वाला था x3 और x4, दोनों का आंसर जो था वो 4 डेसिमल तक बिल्कुल सेम आ रहा था। तो इसका मतलब है आपके पास यही 4 डेसिमल तक एक आंसर है, जो अप्रॉक्सीमेट आंसर हमने फाइंड आउट करना था। इसका मतलब जो हमारे पास रूट है, अप्रॉक्सीमेट रूट है, वो 0.4950। नेक्स्ट है यूजिंग सेकेंड मेथड टू इवेल्युएट 4 डेसिमल प्लेसेस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास अलग है, एक x0 दी हुई है 0.4 और x1 दी हुई है 0.9। यही सेम मेथड हमने फॉलो करना है। x0 कह देंगे हम 0.4 है, x1 0.9 है। फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला में पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा x। आप इस फॉर्म में भी फॉर्मूला ले सकते हो और ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है आप दोनों तरह से ले सकते हो। ये वाला फॉर्म भी आप ले सकते हो, इससे भी आपके पास आंसर सही निकलेगा, या आप चाहो तो आप ये वाली फॉर्म भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जो आपको इजी लगता है यूज़ करना आप वो यूज़ कर सकते हो। ये वाली फॉर्म भी आप ले सकते हो। आपको x जब आप n इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो आपके पास जो ये राइट हैंड साइड पे फंक्शंस हैं वो आपके पास x0 चाहिए होगा, x1 चाहिए होगा, f(x0) चाहिए होगा, f(x1) चाहिए होगा। x0 और x1 है हमारे पास, f(x0) और f(x1) हम इधर पुट करके, ये आपके पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e टू रेज पावर x माइनस 3 इसमें पुट करके आप क्या करोगे, f(x0) और f(x1) निकालोगे। फिर आपने सारा में पुट करना है। तो जब आप यहाँ 1 रखते हो तो आपके पास x2 का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपने n इज इक्वल टू 2 रखना है तो आपके पास x3 का आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करना है 0.624। अब आपके पास डेसिमल के बाद एक वैल्यू रिपीट हो रही है, ये आपके पास 1 पॉइंट तक रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपके पास x4 आ जाएगा। 4 पे आपके पास 0.62, अब ये 2 पॉइंट तक रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट में हमने किया, ये आप कैलकुलेट करते जाएंगे, 1-2 आइट्रेशन और करेंगे। यहाँ पे 2 से 1.92 आ गया, मतलब उसके क्लोज ही है आपके पास आंसर। अब नेक्स्ट अब 1-2 आइट्रेशन और करो तो आपके पास जो 4 डेसिमल्स है वो आंसर रिपीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने इसके जो हमारे पास सेकेंड मेथड है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर्मूले में आपने बस n की जगह रिपीटेशन वैल्यूज चेंज करती जानी है और आपके पास खुद ब खुद वैल्यूज आती जाएंगी। वो आपने वैल्यूज नेक्स्ट में, यानी आपके पास x
x0 और x1 है, जब अब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास x2 आ जाएगा, आपने उसी का f(x2) फाइंड आउट करना है, फिर वो f(x2) और f(x2) नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ हो जाएंगे, उससे आपके पास x3 आ जाएगा। तो यही हमने प्रोसेस बार बार रिपीट करना और जितनी हमें ज़रूरत है उतनी आइट्रेशन करके हमने आंसर्स को फाइंड आउट कर लेना। रिमार्क है नेक्स्ट, द मेथड इज़ वेरी सिंपल टू इवैल्यूएट द रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ये मेथड बहुत ही सिंपल है, हमने देखा बस हमारे पास 2 पॉइंट्स पर फंक्शन दिया हो और 2 पॉइंट्स दिए हों और उन पर हम वैल्यूज पुट करके अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। दिस मेथड डज नॉट यूजली कन्वर्ज एज रैपिडली एज न्यूटन-रैप्सन मेथड, बट इट अवॉइड्स द इवैल्यूएशन ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड इज वेल अडेप्टेड टू कंप्यूटर यूजेज। ये न्यूटन-रैप्सन मेथड की जितने, तो अगर यही सवाल आप न्यूटन-रैप्सन मेथड से करो, जैसे x0 और x1 दिया हुआ है, आप कोई एक वैल्यू ले लो, अपनी मर्जी से कोई एक चूज़ कर लो, क्योंकि उसमें आपको एक ही आंसर चाहिए होता है, और उसको लेकर सॉल्व करो तो आप देखोगे जितना आपके पास 4 या 5 या 6 आइट्रेशन में बेटर आंसर आया, उतना ही आंसर आपके पास कम आइट्रेशन में आ जाएगा। लेकिन आसानी ये है कि आपको डेरिवेटिव बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए ये कंप्यूटर में जब डेरिवेटिव नहीं है तो कंप्यूटर में भी आसानी से इसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, और ये कंप्यूटर में भी ज़्यादा वेल अडेप्टेड मेथड है। नेक्स्ट है, इफ द इवैल्यूएशन ऑफ एफ डेरिवेटिव इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर टाइम, द सेकंड मेथड इज लाइकली टू प्रूव मोर एफिशिएंट देन न्यूटन-रैप्सन मेथड। वही बात वापस से रिपीट की हुई है कि कंप्यूटर यूजेज में भी मेथड इजी, और कंप्यूटर में क्योंकि डेरिवेटिव की जो प्रोग्रामिंग है वो एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट है, इसलिए एक्सपेंसिव है, और सेकेंड मेथड में क्योंकि वो डेरिवेटिव निकल जाता है तो जो प्रोग्रामिंग है वो आसान हो जाती है न्यूटन-रैप्सन मेथड के निस्बत। तो इसलिए ये मेथड कंप्यूटर यूजेज में ज़्यादा पॉपुलर है न्यूटन-रैप्सन के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए हमारे पास यही सेकेंड मेथड की रिमार्क्स थे। अब नेक्स्ट हमने जिस तरह न्यूटन-रैप्सन मेथड का एरर टर्म पढ़ी है, वैसे ही हमने सेकेंड मेथड की एरर टर्म पढ़ी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।